तो लास्ट टाइम हम लोग कंस्ट्रेंट इक्वेशन की पहली टाइप पढ़ रहे थे। एक और एग्जांपल करते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये फिक्स है। अब तुम्हें A1 और A2 के बीच में रिलेशन निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ना एक ये पुली P है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि 1 2 और P ये मूव करेंगे? बताओ ये पहले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, अगर तुम देखोगे तो क्या क्या चीजें मूव करेंगी बताओ। 1 मूव करेगा, 2 मूव करेगा और पुली मूव करेगी। ये हो गया। अब दूसरी बात देखो, ये लाइन तो फिक्स है ना, ये थोड़ी कहीं जा रही है। ये लाइन फिक्स हो गई और ये लाइन भी तुम्हें लग रहा होगा फिक्स होगी। गुड इवनिंग उज्जवल। उज्जवल तू थोड़ा लेट हो जाता है बेटा जो है। ये लाइन भी फिक्स है, क्यों? ये हो गया। अब एक बात बताओ, दो फिक्स लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी? पहले बताओ। नहीं होता। दो फिक्स लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो, कोई बात नहीं बेटा जो है, दो फिक्स लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट होगी। अब दूसरी बात देखो, यहां से यहां तक मान लो x1 है और यहां से यहां तक मान लो xp है। ध्यान से देखना, जो जो चीजें मूव कर रही हैं उसके डिस्प्लेसमेंट में x से दिखा रहा हूं, और यहां से यहां तक x2 है। दोबारा देख लो, जो जो चीजें यहां पे मूव कर रही हैं उनके डिस्प्लेसमेंट मैंने x से दिखाए हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ जो है। जो भी चीजें मूव कर रही हैं उनके डिस्प्लेसमेंट मैंने x से दिखाए हैं। तो इसका मतलब x1 x2 और xp ये वेरिएबल आ गए। बताओ क्लियर है कि नहीं है? नहीं होता। x1 x2 और xp ये तीन चीजें वेरिएबल हो गई। अब दूसरी बात सुनो क्या है। अरे एक बात बता, पुली अगर नीचे जाएगी तो वो ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा? टू बता ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा? पुली अगर नीचे जाएगी तो टू भी तो उसके साथ ऊपर नीचे कुछ होगा। समझ में आया? अब सुन क्या है, इसको मैंने x1 कहा और इसको मैंने xp कहा, तो x1 प्लस xp ये कांस्टेंट होगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बताओ जरा। x1 और xp वेरिएबल हैं, लेकिन ये लेंथ और ये लेंथ, इन दोनों का सम बताओ कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा? बेटा बताओ जो है, इन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। तो एक इक्वेशन मैंने ये बनाई, x1 प्लस xp। नहीं ऐसा नहीं है, उसके रेस्पेक्ट में भी मूव कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं बेटा। उसके रेस्पेक्ट में मूव कर सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। x1 प्लस xp ये तो हो गए कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को मान लो मैं c1 कह देता हूँ। मान लो, अच्छा तुम जानते हो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट तो कितने भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ना ना,
क्योंकि उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्यों? समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट कितने भी आ जाए उससे क्या फर्क पड़ना जो है। ये हो गया। अब दूसरा देखो, ये वाली जो लेंथ है इसको मैं एक तरीके से x2 माइनस एक्सपी कह सकता हूं। बताओ क्लियर है? बताओ बेटा बताओ। वो जो पुली के ऊपर की लेंथ है उसको भूल जाना, ठीक है? पुली के ऊपर जो लेंथ है उसको भूल जाना। ये हो गया। और ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ को मैं c माइनस एक्सपी कह सकता हूं। चेक करना जरा। इस वाली लेंथ को मैं c माइनस एक्सपी कह सकता हूं। क्यों? ये हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये प्लस ये दोनों भी तो कांस्टेंट होंगे ना। x2 माइनस एक्सपी और c माइनस एक्सपी, ये बताओ ये भी कांस्टेंट होंगे कि नहीं होंगे? बताओ जो है। हाँ, है ना? तो इसका मतलब दूसरी इक्वेशन बनी x2 माइनस एक्सपी प्लस c माइनस एक्सपी, ये भी कांस्टेंट आ गया। और इस कांस्टेंट को भी c2 कह देता हूं। कांस्टेंट तो कितने भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ना। अब सुनो, मुझे a1 और a2 के बीच में रिलेशन चाहिए था। इसका मतलब x1 और x2 ये तो चलेंगे, xp नहीं चाहिए मुझे। समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं? मुझे a1 और a2 के बीच में रिलेशन निकालना था, तो x1 और x2 तो चलेंगे लेकिन वो xp नहीं चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। हाँ, तो जरा देखना, 2x1 प्लस 2x2 2xp इक्वल टू 2c1। बताओ क्लियर है? पहली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे रहा हूं। तो जरा देखना, माइनस एक्सपी और ये 2xp ये कैंसिल हो गए। क्यों? माइनस एक्सपी और 2xp कैंसिल हो गए। तो फाइनली क्या रह गया बताओ? x2 प्लस 2x1 प्लस c इक्वल टू c2 प्लस 2c1। बताओ कोई डाउट इसमें? बताओ कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया? अब इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, बस हो गया। डबल डिफरेंशिएट कर दो। तो x2 को मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो बनेगा a2। x1 को डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो बनेगा 2a1। c का डिफरेंशिएशन 0, c2 का डिफरेंशिएशन 0, 2c1 का डिफरेंशिएशन भी 0। तो यहां से a2 की जो वैल्यू आ गई वो -2a1 आ गई। क्यों? ये आ गई। तो इसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करूं, क्यों मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, तो जो a2 की वैल्यू होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ 2a1 होगी। मेरे ख्याल से जो 3 एग्जाम्पल्स मैंने करवाए हैं उससे तुम्हें पहली टाइप की कंस्टेंट इक्वेशन निकालना आ गया होगा। गोपी, समझ में आ रहा बेटा जो है? ये कर। अब चलते हैं टाइप 2। तूने इससे पहले टेस्ट नहीं दिया क्या? तूने इससे पहले टेस्ट दिया कि नहीं दिया, ये बता। तो देख ले, टेस्ट दे ले, टेस्ट दे ले, सब पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं टाइप 2। ये एक तरीके से शॉर्टकट है। इसमें ना बस ये समझ लेना कि t प्रपोर्शनल टू 1/a,
या a प्रोपोर्शनल टू 1/t इस पे बेस्ड होती है। इसका मतलब अगर किसी ब्लॉक को टेंशन डबल मिल रही है तो उसका एक्सीलरेशन हाफ होगा बस। हाँ, और मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बता ही दिया था कि तुम ये मत कहना सर कहाँ पे कौन सी मेथड लगी क्या लगी, वो एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, एकदम से दिमाग तुम्हारा खुद ही एनालिसिस कर देगा कहाँ पे कौन सी लगानी है। तो टाइप 2 जो हमारी होती है वो होती है ए प्रोपोर्शनल टू 1/t। इसका मतलब कहीं पे अगर टेंशन डबल मिल रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, हाफ होगा। इसके दो एग्जांपल्स देखो तो और क्लियर होगा। जैसे एक ये था, देखो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले एक बार। ये 2 है। ये बताओ अगर इसमें टेंशन टी है तो तुम्हें याद है इसमें 2t आती थी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। अगर उसमें टेंशन टी है तो इसमें टेंशन क्या आती थी, 2t आती थी, क्यों। अब मुझे एक बात बताओ कि इस वाले ब्लॉक को टी टेंशन मिली, लेकिन इस वाले ब्लॉक को डबल टेंशन मिली 2t। बताओ क्लियर है, समझ में आ रहा है। इस वाले ब्लॉक को टी टेंशन मिली तो इस वाले ब्लॉक को डबल टेंशन मिला 2t। तो इसका मतलब अगर ये ए से इधर जाएगा तो फिर ये a/2 से नीचे आएगा, बस हो गया जो है। ये कह लो a/2 से नीचे आएगा, a/2 कह लो, a/2 से नीचे आएगा। या कह सकते हो यहाँ पे जो a1 होगा वो ट्वाइस a2 होगा। ये हम पहले निकाल भी चुके थे, तुम्हें याद होगा। एनडी बता, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बता जो है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये a/2 से नीचे आएगा, बस हो गया। ये हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो। अभी मैं केवल तुम्हें कंस्ट्रेंट रिलेशन बता रहा हूँ, ध्यान रखना। मतलब एक्सीलरेशंस का क्या रिलेशन है वो निकाल रहा हूँ बस केवल। जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है। अब सुनो, अगर ये t है तो तुम्हें याद है ये 2t होती है। बताओ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जो है। अगर ये t है तो ये 2t होती है। अब थोड़ा अलग अलग ब्लॉक को देख लेते हैं। ये बताओ कि इस वाले ब्लॉक को केवल t टेंशन मिल रही है, बस हो गया। लेकिन इस वाले ब्लॉक को अगर मैं देखूं, हाँ, इस वाले ब्लॉक को देखोगे तो t भी मिल रही है और 2t भी मिल रही है। नहीं है, बताओ। इसको मिल रही है 3t मिल रही है, क्यों। मतलब 1 को तो मिल रही है टेंशन t और 2 को मिल रही है टेंशन 2t, 3t सॉरी। इसका मतलब जो a2 होगा वो 1/3 होगा। उज्जवल बता बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है। a2 की वैल्यू 1/3 होगी। इसका मतलब अगर मैं मानता हूं कि 1 मान लो ऊपर a से जा रहा है तो बताओ 2 नीचे कितने से आ रहा होगा, इसका मतलब 2 नीचे कितने से आ रहा होगा, a/3 से नीचे आ रहा होगा। ऐसे कह लो, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा।
ठीक, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाए। इसको जरा तुम टाइप कराना बेटा जो है, हाँ मैग्नीट्यूड सेम, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। इसको जरा ट्राई करके बताना क्या रिलेशन आएगा बेटा, इसको ट्राई करके बताओ क्या रिलेशन आएगा इसमें। ठीक, सही निकाला हमने। देखो अगर इसमें टी है तो फिर ये भी टी है, इसका मतलब ये 2t होगा फिर, और फिर ये 4t बन जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा, बताओ। ये बताओ, टी टी, 2t 2t और 4t 4t। उज्जवल बता, क्लियर है? क्यों? टी टी, 2t 2t और 4t 4t। तो अब ये बता कि जो 1 है इसको t मिला है, और जो 2 है इसको एक t भी मिला है, एक 2t भी मिला है, और एक 4t भी मिला है। क्यों? हाँ, एक 4t भी मिला है, तो इसका मतलब इसको टोटल 7t मिला है। क्यों? तो इसका मतलब इसका जो एक्सलेशन होगा वो 1/7 टाइम्स होगा। ये तो बस हो गया कि अगर मैं मानता हूं कि ए, मान लो 1 वाला ब्लॉक ऊपर को ए से जा रहा है, 1 वाला ब्लॉक ऊपर को ए से जा रहा है, तो ये वाला ब्लॉक a/7 से नीचे जाएगा। बेटा एक बात बता एंडी, ये पुली को देख, ये बता इस पे टी इधर है, टी इधर है, तो इधर 2t नहीं होना चाहिए बता। ये बता इस वाली स्ट्रिंग में 2t होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बता। ये 2t हो गया। अब मैं इस पुली को देखता हूं, मान ले इस पुली पे देख, 2t नीचे है, तो इसका मतलब 4t इधर होना चाहिए और 4t ये होना चाहिए। अब बता, अब बता 4t और 4t हो गया कि नहीं हो गया, बता जो है। तो अब 1 ब्लॉक को देख, केवल t लगा हुआ है, बस हो गया। 1 ब्लॉक पे केवल t लगा हुआ है, और 2 ब्लॉक पे देख जरा क्या क्या लगा हुआ है। 2 ब्लॉक पे देख, t लगा हुआ है, 2t लगा हुआ है, और 4t लगा हुआ है। अब बता, तो इस पे टोटल 70 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है। ये हो गया, बस हो गया। अब समझ में आ गया। तो जो दूसरी टाइप होती है वो किस पे बेस्ड होती है, मैंने तुमसे कहा ए प्रोपोर्शनल टू 1/t पे बेस्ड होती है, ये ध्यान रखो। अब चलते हैं टाइप 3।
ये कैसी होती है सुनो, जैसे ना ये मान लो ये एक ब्लॉक है, ये यहाँ से फिक्स है, हाँ, और ये दूसरा ब्लॉक है, ये यहाँ से फिक्स था, हाँ देख लेना बेटा। ये 1 है, ये 2 है, ये थीटा है। अब तुम्हें A1 और A2 के बीच में रिलेशन निकालना है। अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे जो थीटा होगा ये फिक्स है ना, ये थोड़ी चेंज होगा। यहाँ पे थीटा चेंज नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना बेटा जो है। ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि जो 1 वाला ब्लॉक है वो नीचे को आएगा, पहले ही बताओ ये फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ फीलिंग तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। बताओ ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ 1 वाला ब्लॉक नीचे को आएगा। एंडी बता। 1 फिक्स थोड़ी है, 1 तो साइड से फिक्स है बेटा, ये साइड से फिक्स है, नीचे तो आ ही सकता है वो। नीचे आने में उसको क्या प्रॉब्लम है ये बता, नीचे आने में क्या प्रॉब्लम है? और जो 2 ब्लॉक है वो इधर को जाएगा, बता। ये पहले बता क्लियर है कि नहीं है? ये बता ये क्लियर हो रहा है कि 1 वाला ब्लॉक नीचे आएगा और 2 वाला ब्लॉक राइट हैंड साइड को जाएगा, ठीक? तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन मान लो A1 है और इसका एक्सेलरेशन मान लो A2 है। तो हमें A1 और A2 के बीच में रिलेशन निकालना था, बस हो गया। रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। ये निकाल। अब सुनो तुम इसको कैसे करोगे, हाँ इसमें एक नई फिगर बनाना तुम लोग। नीट एंड क्लीन। जैसे मान लो ये पहले रॉड यहाँ पे थी, ये इस टाइप से मान लेना। उस टाइप के बाद ये यहाँ पहुंच जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी। बताओ पहले ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं है? कुछ टाइम के बाद ये डॉटेड फिगर हो जाएगी। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? आफ्टर सम टाइम जो फिगर है वो डॉटेड हो जाएगी। अब ध्यान से देखना है। 1 वाला यहां से यहां पहुंच गया है, ये 1 था, तो इसको मैं S1 कह देता हूं। और 2 वाला जो पॉइंट है वो यहां से यहां पहुंच गया है, इसको मैं S2 कह देता हूं। पहले ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं है? 1 वाला पॉइंट कहां पहुंच गया और 2 वाला पॉइंट कहां पहुंच गया? इसको हमने 1 कहा था, इस रॉड को 1 कहा था, और इसको हमने 2 कहा था। बताओ ये समझ में आया बेटा? ये बताओ 1 कहां से कहां पहुंच गया और 2 कहां से कहां पहुंच गया, ये हो गया। अब सुनो, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। क्यों? ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो जरा फिगर में देखना, जो टेन थीटा है वो तुम्हें S1/S2 दिख रहा होगा। हाँ, टेन थीटा इक्वल टू S1/S2 दिख रहा होगा। और ये बताओ अगर मैं S1 को हाफ A1 T² लिख दूं
और S2 को मैं हाफ A2T² लिख दूं। एक्चुअल में इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, तो मैंने U को 0 मान लिया है। इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था तो मैंने U को 0 ले लिया है। अब जरा देखना, हाफ T² और हाफ T² कैंसिल हो गया, तो ये A1/A2 आ गया। एनडी बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ये A1/A2 आ गया, देख जरा जो है ये हो गया। तो यहां से इसका मतलब A1 इक्वल टू कितना हो गया बता जो है, A1 इक्वल टू A2 tan थीटा हो गया, बस हो गया। हाँ, ये रिलेशन बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो थीटा अगर 45 डिग्री दिया हो, मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री गिवन है, तो उस केस में A1 इक्वल टू A2 आता बेटा। A1 इक्वल टू A2 आता बिकॉज tan 45 1 होता फिर, क्यों? ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रिलेशन हमने बनाया है A1 इक्वल टू A2 tan थीटा, ये फिक्स है या वेरिएबल है? बताओ, A1 इक्वल टू A2 tan थीटा फिक्स है या वेरिएबल है? अबे उल्लू, फिक्स है बिकॉज थीटा फिक्स है। थीटा वेरी कहाँ कर रहा है यहाँ, ये बता जो है, ये बता कि जो A1 इक्वल टू A2 tan थीटा है, हाँ वो शुरू में ही लिख दिया था मैंने, ये फिक्स है। शुरू में इसीलिए तो बता दिया था कि तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिक्स है बिकॉज थीटा की वैल्यू फिक्स है। अगर थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है देन इट इज ऑलवेज 45। अगर 45 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, देन इट इज ऑलवेज 45। क्यों? अब समझ में आया कि नहीं आया ये बता बेटा जो है दिलप्रीत, ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे थीटा वेरी कहाँ कर रहा है बेटा जो है, थीटा की जो भी वैल्यू दी होगी वो फिक्स रहेगी जो है, तो इसका मतलब रिलेशन भी क्या रहेगा होता जो है, फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा जो है। ये ध्यान रखना। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सुनो। एक ये है, और इस पे एक बिल्कुल ना परपेंडिकुलर रॉड ऐसे पड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये यहां से फिक्स है। ये फिक्स का मतलब वो एक कंस्टेंट हो गई बेटा, ध्यान रखना। कंस्टेंट का मतलब ये केवल इधर ही को मूव कर सकती है। समझ में आ रहा है क्या है बेटा जो है इसका मतलब? इसको तुमने कंस्टेंट कर दिया कि ये केवल इधर ही को मूव कर सकती है। उज्जवल, समझ में आ रहा है बेटा? तुमने इसको कैसे कंस्टेंट कर दिया बताओ जो है, तुमने इसको कंस्टेंट कर दिया कि ये केवल इधर ही को मूव कर सकती है, वैसे ये केवल इधर ही को मूव कर सकती है, ये कह रहा हूं मैं, ये कंस्टेंट है। तो ये मान लो इधर को A1 से आ रहा है और ये इधर को A2 से जा रहा है, और ये थीटा है। फिर से बताओ, थीटा फिक्स है या वेरिएबल है? एक क्वेश्चन में थीटा क्या है, एक क्वेश्चन में थीटा क्या है, फिक्स है। अब दूसरे क्वेश्चन में तुम चेंज कर दो, समझ गए ना? इन वन क्वेश्चन थीटा इज फिक्स्ड। इसका मतलब जो कंस्टेंट इक्वेशन बनेगी, जो भी हम बनाएंगे, वो फिर फिक्स रहेगी उस क्वेश्चन के लिए। अच्छा तुम्हें ये लग रहा है कि 1 उधर को जाएगा और 2 उधर को जाएगा? जो मैंने फिगर्स बनाई है, ये बताओ, जो एरो बनाई है वो समझ में आए कि नहीं आए बताओ? A1 और A2 के जो एरोज हैं, उनमें तो कोई डाउट नहीं है, ये बता दो बेटा जो है कि 1 किधर जाएगा 2 किधर जाएगा, उनमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि अल्टीमेटली 1 किधर जाएगा 2 किधर जाएगा बेटा जो है। ठीक, अब सुनो, इसमें फिर से वही एक फिगर बनाते हैं नीट एंड क्लीन। ये है
ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर था, ये था। कुछ टाइम के बाद ये फिगर ऐसे हो जाएगी, आप ध्यान से देखना। हाँ, 1 का ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, ये S1 हो गया, इसको मैंने 1 बोला था। और 2 का ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, ये S2 था। बताओ क्लियर है या नहीं है, पहले बताओ। S1 और S2 जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि 1 कहाँ चला गया और 2 कहाँ चला गया बेटा, जो है ये हो गया। अब देखो, अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा है, क्यों? लेकिन ये तुम्हें 90 डिग्री दिया था, ध्यान रखना बेटा, जो है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब ये बताओ, तुम्हें S1 अपॉन S2 साइन थीटा दिख रहा है? हाँ, S1 अपॉन S2 तुम्हें साइन थीटा दिख रहा होगा, क्यों? दिख रहा है ना साइन थीटा। ये है ना फिगर, थोड़ा और क्लियर कर लो तो ऐसे हो गई बेटा, ये है, ये S1 है, ये S2 है, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, ये हो गया। और जरा बताओ S1 को मैं क्या लिख सकता था? S1 को मैं हाफ A1 T² लिख सकता था, और S2 को मैं लिख सकता था हाफ A2 T², क्यों? और तुम्हें दिख ही रहा होगा हाफ और T² कैंसिल हो गया, क्यों? तो इसका मतलब जो A1 है वो A2 साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया। और ये मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया कि ये जो भी रिलेशन है वो फिक्स रिलेशन है, ये चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल तुम्हें थीटा की वैल्यू मान लो 30 डिग्री दे रखी है, किसी क्वेश्चन में 30 डिग्री गिवन है, तो साइन 30 हाफ हो जाएगा। इसका मतलब जो A1 की वैल्यू होगी वो A2/2 के इक्वल होगी। किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा, अभी तक कोई भी डाउट है तो बोलो। गोपी, उज्जवल, तू बता बेटा, कोई डाउट है? तेरे को बता, कोई डाउट तो नहीं है उज्जवल? नहीं है ना? चल, अब चलते हैं टाइप, कौन सी टाइप के लेती है हमारी, बाय द वे? 4। हाँ, टाइप 4 है जिसमें कंस्टेंट रिलेशन चेंज होती रहती है बेटा। मैंने बताया था ना कुछ रिलेशन ऐसे भी होते हैं जो चेंज होते हैं, तो इसमें जो कंस्टेंट इक्वेशन होगी वो फिक्स नहीं होगी। अब इसमें क्या कहानी है सुनते रहो। जो है सबसे पहली बात, इसमें ज्यादातर ना तुम्हें वेलोसिटी की कंस्टेंट पूछी जाती है। यूजुअली कंस्ट्रेंट ऑफ वेलोसिटी,
इज आस्क्ड। ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा तुम्हें क्या क्या है। बिकॉज एक्सीलरेशन की कंस्टेंट जब हम बनाएंगे तो उसमें मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इन एक्सीलरेशन कंस्टेंट, एक्सीलरेशन कंस्टेंट मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इस बार के टेस्ट में तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन तक रहेगा सिलेबस, और अगली बार जो टेस्ट होगा उसमें लॉज ऑफ मोशन तक कंप्लीट रहेगा सिलेबस, ये ध्यान रखना। और इस महीने थोड़ा सा मेरी लीव ज़्यादा रहेंगी, तो मैं भी देख रहा था इसके बाद हमें 15 से 18 क्लासेस मिलेंगी इस मंथ में, 15 से 18 तक मिलेंगी। तो उसमें हम लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर मेरे ख्याल से इतना कर लेंगे 15 से 18 क्लासेस में लॉज ऑफ मोशन। और आज की क्लास के बाद 15 टू 18 क्लासेस इस मंथ में और मिलेंगे, तो हम ये 2 चैप्टर मोस्ट प्रॉब्ली कर लेंगे, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर। तो इसकी मैथ्स क्या होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है बेटा, लेकिन बिल्कुल शुरुआत में जब तुमने सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा है, when system is left from rest, तो उस टाइम पे वेलोसिटी कंस्टेंट और एक्सेलरेशन कंस्टेंट वो सिमिलर टाइप की आती है। वेलोसिटी कंस्टेंट एंड एक्सेलरेशन कंस्टेंट वो सिमिलर टाइप की आएंगे। सिमिलर टाइप का मतलब क्या है, सुनो कि मान लो तुमने v1 इक्वल टू v2 कॉस थीटा निकाल दिया मान लो, देन a1 इक्वल टू a2 कॉस थीटा बन जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन ये मैंने तुमसे कहा बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब बिल्कुल सिस्टम को छोड़ा है तुमने, मतलब सब कुछ उसमें जब रेस्ट पे है। और एक पॉइंट और फिर एग्जांपल से समझ में आएगा तुम्हें। दूसरा, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो a प्रोपोर्शनल टू 1/t ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहां पे ये जो t होगा वो t का कंपोनेंट भी हो सकता है a के अलोंग, मे बी कंपोनेंट ऑफ t, कंपोनेंट ऑफ t अलोंग a। और तुम्हें याद होगा अलोंग a का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि वो पैरेलल भी हो सकता है या एंटी पैरेलल भी हो सकता है। एक बार मैं पॉइंट्स रिपीट कर दे रहा हूं, फिर जब एग्जाम्पल कराऊंगा तो उसमें तुम्हें वो पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे सर क्या बोल रहे थे। सुनो, टाइप जो 4 है उसमें जो कंस्टेंट इक्वेशन होती है वो फिक्स नहीं होती है,
चेंज होती रहती है। दूसरा, इस टाइप में मैंने तुमसे कहा नॉर्मली क्या होता है कि तुमसे वेलोसिटी की कंस्ट्रेंट पूछी जाती है, क्योंकि जब तुम एक्सेलरेशन की कंस्ट्रेंट बनाते हो तो उसमें मैथ्स क्या होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लेकिन बिल्कुल शुरुआत में जब सब कुछ रेस्ट पे था, उसमें जैसी वेलोसिटी की कंस्ट्रेंट बनती है, सेम एक्सेलरेशन की कंस्ट्रेंट भी बनती है। और एक चीज मैंने तुम्हें और बताई कि इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो a प्रोपोर्शनल टू 1/t अप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो t हम लेंगे वो कंपोनेंट भी हो सकता है, t का कंपोनेंट भी हो सकता है a के अलोंग। और अलोंग का मतलब मैं लास्ट लेक्चर में तुम्हें बता चुका हूं कि अलोंग का मतलब पैरेलल भी होता है और एंटी पैरेलल भी होता है। थोड़ा बहुत जो वर्ड्स बोले हैं वो समझ में आए? वर्ड्स कह रहा हूं अभी केवल। गोपी बता, जो वर्ड्स बोले हैं वर्ड्स समझ में आए कि नहीं आए? बता जो है ये हो गया। अब एग्जाम्पल देखेगा तब सब क्लियर। ये एक रिंग है, ये पुली है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है। रिंग को 1 कह दो, ब्लॉक को 2 कह दो। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो इधर जाएगा और ये इधर आएगा, और ये थीटा है मान लो। इसको A1 कह दो, इसको A2 कह दो। पहले ये बताओ, ये समझ में आ रहा है A1 A2 किधर जाएंगे और वो सब बताओ बेटा जो है। A1 A2 किधर को जा रहे हैं ये सब पता चल रहा कि नहीं चल रहा बताओ जो है। वैसे इधर को मान लो वेलोसिटी V1 हो गई, ऐसे कह लो, तो इधर को वेलोसिटी V2 हो गई, कुछ ऐसे मान लो। ये हो गया। अब बताओ इस फिगर में तुम्हें थीटा कांस्टेंट लग रहा है वेरिएबल लग रहा है? बताओ थीटा क्या लग रहा है बताओ। अब वेरिएबल लग रहा होगा ना। हाँ, क्यों? देखो थोड़ी देर के बाद ये फिगर ऐसी बन जाएगी ना, ये नहीं बन जाएगी? देखो ये हो गया। अब तुम देखो थीटा चेंज हो गया कि नहीं हो गया बताओ जो है। थीटा चेंज हो गया, बल्कि रादर तुम कह सकते हो कि थीटा इंक्रीज कर रहा है। ये अब सुनो, ये तो फिक्स पॉइंट है ना, ये तो कहीं जा नहीं रहा। ये भी फिक्स है। पहले बताओ फिक्स पॉइंट क्लियर हुए? कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फिक्स रहेंगे बेटा, ये बताओ जो है। एक्चुअल में जो तुम्हें डिस्टेंस होती है ना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, फिक्स पॉइंट से ही देखा जाता है ना। दिलप्रीत समझ में आ रहा है फिक्स में क्यों कह रहा हूँ बेटा जो है? कि किसी अगर मूविंग बॉडी का तुम्हें डिस्प्लेसमेंट देखना है तो वो अल्टीमेटली फिक्स पॉइंट से तो देखोगे ना बेटा जो है। ये कह लो जो है। ठीक, अब सुनो, फिक्स से फिक्स की जो डिस्टेंस है ये तो कांस्टेंट होगी। हाँ पुली तो फिक्स है। पुली कहाँ जा रही है? देखिए यहाँ पे फिक्स नहीं कर रही है। पुली कहाँ जा रही है बेटा? ये देख। अब ये बता, फिक्स से फिक्स की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है कि नहीं बता जो है। फिक्स से फिक्स की डिस्टेंस कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल है। और इस वेरिएबल को मान लो मैं x2 कह देता हूं। उसी टाइप से ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी वेरिएबल है, और इस वेरिएबल डिस्टेंस को मान लो मैं x1 कह देता हूं। और ये वाली जो लेंथ है ये भी वेरिएबल है।
लेकिन ये वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -x2 है। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताओ। फिक्स और फिक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, और कौन कौन सी डिस्टेंस वेरिएबल है वो मैंने बताई। देखो ये बताओ, ये फिगर समझ में आई कि नहीं आई। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और ये वेरिएबल है। एक वेरिएबल को मैंने x1 लिखा, दूसरे वेरिएबल को मैंने x2 लिखा, और जो तीसरा वेरिएबल आया वो आया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में से x2 को। अरे बेटा एक बात बता, ये इधर को जा रहा है तो बता x1 फिक्स है या वेरी कर रहा है, बता। ये बता, ये इधर को जा रहा है तो बता x1 फिक्स है या वेरी कर रहा है बेटा, जो है वेरी कर रहा है। और ये नीचे को जा रहा है, अब बता ये फिक्स है, x2 फिक्स है या वेरी कर रहा है, बता, जो है वेरी कर रहा है। तो बस हो गया। उसी टाइप से ये इधर आ गया कुछ टाइम के बाद। तो अब बता ये फिक्स है या वेरिएबल है, बता, ये बता। अब ये होता है ये फिक्स है वेरिएबल है, ये तीन वेरिएबल हो गए। ठीक। अब बता x1 x2 और l माइनस एक्स वो समझ में आए कि नहीं आए। x1 x2 और l माइनस x2, तो एक बात बता, ये पूरी लेंथ l है बेटा, ये पूरी लेंथ l है, ये पूरी की पूरी लेंथ l है। उसमें से मैंने x2 माइनस कर दिया तो वो l माइनस x2 हो गया, बस हो गया जो है। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे बना दे रहा हूँ, सुन लो। ये c है, ये x1 है, और ये l माइनस x2 है, और ये थीटा है। अब मैं इसमें पाइथागोरस लगा रहा हूँ, तो ये बताओ l माइनस x2 इसका स्क्वायर इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई डाउट। इसमें बताओ कोई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ये हो गया। अब इसको मैं एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, बस हो गया। दो बार नहीं कर रहा, एक बार कर रहा हूं। सिंगल डिफ्रेंशिएशन। विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन वाले दिन याद करते हैं, सुनो। ये बताओ तुम्हें ये लीनियर फंक्शन लग रहा है। ये बताओ ये लीनियर फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ बेटा जो है। तो तुम्हें याद है लीनियर फंक्शन में x का जो कोफिशिएंट, हाँ चेन रूल से भी कर सकता है, चेन से भी कर सकता है, मैं लीनियर वाला कर रहा हूँ जो है। तो x का जो कोफिशिएंट होता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे और नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते थे। वो भी याद होगा ना, वो भी तो होता था कि नहीं होता था। हाँ 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 हाँ। x का जो कोफिशिएंट होता था वो हो जाता था ना बेटा जो है। तो एक बात बता, x का कोफिशिएंट -1 है तो ये कुछ ऐसे बनेगा, देख। -1 2 टाइम्स l माइनस x2। चेन रूल भी कर सकते हो, हाँ ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच है, थोड़ा सा कैच है। ये तो तब आता जब तुम x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते। तुमने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो इसको तुम्हें याद है मैंने ये भी बताया था dx2 अपॉन dt भी करना पड़ेगा। याद आया कि नहीं आया बेटा, ये बताओ। वो तो तब होता जब तुम x2 के रेस्पेक्ट में करते, लेकिन तुम्हें t के रेस्पेक्ट में करना था, तो इसका अंदर इंटू dx2 अपॉन dt भी आएगा। उज्जवल, ये बताया था मेरे ख्याल से मैंने, याद कर, ये बताया था बेटा जो है।
कि अगर किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में करना होता तो उससे मल्टीप्लाई भी करते हो। अब सुनो, x1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये तो नॉर्मल है 2x1, ये तो लेकिन तब होता जब x1 के रेस्पेक्ट में करते, क्यों x1 के रेस्पेक्ट में करते, साथ में तुम्हें ये भी करना पड़ेगा dx1 अपॉन dt भी करना पड़ेगा। बताओ कोई डाउट, ये हो गया। और जरा बताना लास्ट में बेटा c का सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0, क्यों सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब सुनो, अच्छा मैं इसको ना 1 इक्वेशन लिख दे रहा हूँ जरा। अब बाय द वे 2 और 2 तो हो गए कैंसिल, ये हो गए। अब जरा इसको जरा ध्यान से देखना, माइनस dx1 अपॉन dt इक्वल टू l माइनस x2 अपॉन x1 प्लस dx2 अपॉन dt। पहले जरा ये चेक करना, ये ऐसी बनेगी इक्वेशन नहीं होगी, बताओ। ये हो गया। अब मैं फिगर यहीं पे बना दे रहा हूं, तब तुम्हें याद आ जाएगा थोड़ा सा। अब तुम ये बताओ कि माइनस dx1 अपॉन dt का मतलब क्या हुआ, बताओ। ये बताओ माइनस dx1 अपॉन dt का मतलब क्या हुआ। नहीं बेटा, जो है माइनस dx1 बाई dt का मतलब हुआ रेट बाई विच x1 इज डिक्रीजिंग, इसका ये मतलब हुआ। हाँ, रेट बाई विच x1 इज डिक्रीजिंग। और जरा फिगर में देखना, जरा x1 बढ़ेगा या कम होगा, पहले ये बताओ बेटा। जो है ये बताओ इस फिगर में तुम्हें क्या लग रहा है, बताओ। जो है x1 बढ़ेगा या कम होगा बेटा, ये बताओ। ये बताओ तुम्हें फिगर में क्या लग रहा है, बताओ। कम होगा, तो इसका मतलब x1 जिस रेट से कम होगा उसको पूरे को मैं v1 कह दूं। ये बता, ये जिस रेट से कम होगा उसको मैं v1 कह दूं कि नहीं कह दूं, बताओ बेटा। जो है x1 जिस रेट से कम होगा उसको मैं v1 कह देता हूं, ये आ गया। अब जरा फिगर में देखो, l माइनस x2 अपॉन x1, ये मेरे ख्याल से तुम्हें सेक थीटा दिख रहा होगा। देखो जरा, देखो जरा l माइनस x2 अपॉन x1, देखो तुम्हें सेक थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उज्जवल। सेक थीटा हो गया। अब ये बताओ प्लस dx2 बाई dt का मतलब क्या हुआ, पहले बताओ। प्लस dx2 बाई dt का क्या मतलब हुआ, पहले बताओ। प्लस dx2 बाई dt का मतलब क्या हुआ, जिस रेट से x2 बढ़ रहा है, क्यों। हाँ, रेट बाई विच x2 इज इंक्रीजिंग। और वैसे एक्चुअल में जरा बताओ x2 बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पहले ही बताओ। तुम्हें फिगर में क्या दिख रहा है, बताओ। x2 बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये बताओ। बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये बताओ, इसको मैं v2 कह दूं। ये बताओ इसको v2 कह दूं, तो बस हो गया। v1 इक्वल टू क्या आ गया, बताओ। v2 सेक थीटा आ गया। अगर तुम देखोगे तो ये बन गया v1 इक्वल टू, नहीं माइनस नहीं होगा फिर बेटा, ये ध्यान रखना। अभी बताता हूं इसको। जो है v1 इक्वल टू v2 सेक थीटा होगा,
या फिर v1 इक्वल टू v2 अपॉन कॉस थीटा होगा, या v2 इक्वल टू v1 कॉस थीटा, कुछ भी कह लो, ये हो गया। एनडी सुन दो बेटा जो है, अगर मान ले तेरे को लग रहा है कि x1 कम हो रहा है, तो पता है v1 क्या होगा बेटा जो है, v1 माइनस dx1 बाई dt होगा। अगर तेरे को लग रहा है कि x2 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो v2 होगा वो प्लस dx2 अपॉन dt होगा। अब बता समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ रहा है ना कि अगर x1 मान लो कम हो रहा है, तो इसका मतलब जिस रेट से x1 कम होगा वो पूरे का पूरा v1 बनेगा, और अगर मान लो x2 बढ़ रहा है तो जिस रेट से x2 बढ़ेगा वो पूरे का पूरा v2 बनेगा, ये कह रहे हैं। तो ये ध्यान रखना। तो ये आ गया तुम्हारा रिलेशन, ये बन गया। अब इसमें दूसरी बात क्या है सुनो, अगर तुम्हें एक्सीलरेशन की कांस्टेंट इक्वेशन बनानी है, यस, अगर तुम्हें एक्सीलरेशन की कांस्टेंट बनानी है, तो बताओ तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है इक्वेशन 1 को तुम्हें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? गोपी बता बेटा, अगर तेरे को एक्सीलरेशन की कांस्टेंट बनानी है तो बता इक्वेशन 1 को फर्दर तेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बेटा जो है, ठीक है? तो उस केस में जो इक्वेशन 1 है, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नहीं, इक्वेशन 1 को बेटा जो है फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और जरा देखना इक्वेशन 1 को फर्दर डिफरेंशिएट करेगा तो थोड़ा तेरे को ऐसे नहीं लग रहा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? मतलब तेरे को लग रहा है कि नहीं लग रहा है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? बता, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बता, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैंने तेरे से कहा पूछेगा नहीं, इसलिए नहीं पूछेगा जो है, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था, क्या बोला था जरा बता जो है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में सब कुछ जब रेस्ट पे था, ये तुम्हें मुझ पे विश्वास करना पड़ेगा। हाँ समझ गए ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब सब कुछ रेस्ट पे था, तो फिर वही रिलेशन बिल्कुल एक्सीलरेशन के भी आ जाएगा। इसका मतलब a2 की जो वैल्यू होगी वो फिर a1 cos थीटा इस टाइप की बन जाएगी। ये कहते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्यों? समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज और रह गई है बस अभी, मैंने तुमसे कहा था a प्रपोर्शनल टू 1/t वाला भी लग जाता है, क्यों? ये बोला था कि नहीं बोला था बता जो है, ये भी बोला था ना a प्रपोर्शनल टू 1/t लगेगा। ये और प्रूव कर देता हूं, सुन। अच्छा वैसे एक बात बता, a प्रपोर्शनल टू 1/t का मतलब a1/a2, वो t2/t1 भी हो गया ना एक तरीके से, याद आ रहा है? याद आ रहा है ना, a प्रपोर्शनल टू 1/t का मतलब ये भी हो गया ना, a1/a2 इक्वल टू t2/t1 भी आ गया। अब सुन क्या है, ये 1 था, ये 2 था,
ये थीटा था जो वेरिएबल था, थीटा फिक्स नहीं है यहाँ पे, थीटा वेरिएबल। अब सुनो, इसका एक्सेलेरेशन इधर को था और इस पे टेंशन इधर को थी, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना टेंशन का कंपोनेंट लेना पड़ेगा एक्सेलेरेशन के अलोंग, तो ये इधर को टी कॉस थीटा लेना पड़ेगा। इसका एक्सेलेरेशन इधर को था और इस पे जो टेंशन है वो तो अलोंग ही है ऑलरेडी, ये दोनों तो ऑलरेडी अलोंग है, क्यों? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बताओ T2 को मैं T लिख देता हूं और T1 को मैं T cos थीटा लिख देता हूं, बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, बताओ। बताओ, T2 को मैं पूरा T लिख रहा हूं और T1 को लेकर मैं लिख रहा हूं T cos थीटा, तो ये अल्टीमेटली 1/cos थीटा आ गया। हाँ, 1/cos थीटा आ गया। तो जरा देखना A2 की वैल्यू कितनी आ गई, A2 की वैल्यू वही A1 cos थीटा आ गई। और मेरे ख्याल से यही हमने यहाँ भी निकाली थी ना, क्या निकाली थी जरा देखना। हाँ ये आ गई, बस हो गया, ये है क्या। तो ये हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन हो गया पूरा। उज्जवल, कैसा लगा बेटा तेरे को, बता, तू बता तेरे को कैसा लगा, बता, तू बता कैसा लगा तुझे। बढ़िया मिला तेरे को ऐसा फिजिक्स का टीचर आज तक कोई मिला, ये बता जो है, तू बता, आज तक फिजिक्स का टीचर मिला ऐसा कोई? अबे तेरे को रिप्लाई ये करना चाहिए कि मैंने किसी को पढ़ा ही नहीं और मैंने आपसे ही पढ़ा, मैं कैसे जान लूँ, जो है तेरे को ये कहना चाहिए जो है, समझ गया ना। उसका सही रिप्लाई ये है कि मैंने आज तक किसी दूसरे से तो फिजिक्स पढ़ा ही नहीं। हाँ, तो मुझे कैसा पता चला जो है, ये हो गया। गोपी बेटा, तू बता क्या हाल चाल है, तेरे हाल चाल क्या है, तू ये बता बेटा जो है, ठीक है ना। हाँ, एक तुम्हारा जो है ना छोटा भाई बेटा, क्या है, छोटा गुरु नहीं, छोटा नहीं अब तो बड़ा हो गया है वो, तो वो तुम्हारा बड़ा गुरु भाई हो गया, मैं तो भूल ही गया। तुम्हारा बड़ा गुरु भाई ना वो बिल्कुल पढ़ता नहीं था बेटा जो है, बिल्कुल नहीं पढ़ता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो है पेपर दे के आया, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा तेरे को मालूम है आज किस चीज का पेपर था? तो कह रहा हाँ हाँ मालूम है ना, आज मैथ्स का पेपर था जो है। मैंने कहा वाह यार, इसको पेपर का मालूम है, आज कौन सा पेपर था? मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, तू पढ़ के गया था? कह रहे नहीं नहीं, बगल वाला ना कैलकुलेटर यूज कर रहा था तो इससे मुझे लगा कि मैथ्स का पेपर है जो है। समझ में आया कॉपी? ये हाल है उसके जो है। अब चलते हैं अगला पॉइंट, सुन। अब हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन तो निकाल लिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हाँ सुन। एंडी भाई साहब, क्या क्या पढ़ा देख। एक हमने पढ़ा कॉमन एक्सीलरेशन, NPF अपॉन TM। दूसरा पढ़ा हमने कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, और इसका मतलब रिलेशन बिटवीन A1 A2 एक्सेट्रा। नाउ भाई, हमने A1 A2 के बीच में रिलेशन तो निकाल लिया, लेकिन उनकी वैल्यूज कितनी होंगी वो थोड़ी निकाला उज्जवल। उज्जवल बता बेटा जो है, हमने ये तो निकाल लिया A1 A2 के बीच में रिलेशन क्या होगा, लेकिन A1 A2 की वैल्यूज क्या होंगी वो थोड़ी निकाला हमने। तो अब हम कर रहे हैं वैल्यूज ऑफ
A1 A2 एक्सेट्रा। गोपी समझ में आ गया बेटा क्या कह रहा हूं मैं? मेहिका, अरे मेहिका से पूछना जरूरी है, अभी वहां जा रहा हूँ ना, पुणे जा रहा हूँ, जब पूछूंगा तभी तो वो थोड़ा पनीर बढ़िया करेगी, पनीर बढ़िया वाला पनीर लेके आएगी बेटा जो है। तो मेहिका बेटा तेरे समझ में आया कि नहीं आया? गोपी तो खाली गोपी से पूछता रहा, इसने कोई पनीर नहीं खिलाया, एड्रेस नहीं दिया, कुछ नहीं है, खाली जो है, हाँ गोपी ने तो कुछ नहीं खिलाया जो है उस दिन फरीदाबाद जब गया। तो समझ में आ गया बेटा जो है। अब हम क्या करेंगे कि A1 A2 की एक्चुअल वैल्यूज क्या होंगी, अब वो निकालेंगे और वो सीधे एग्जाम्पल से करेंगे। एग्जाम्पल देखते हुए चलो बस। फरीदाबाद में मेरे पब्लिकेशन हाउस भी है ना, एक दूसरा पब्लिकेशन हाउस है। तो सुनो, अब तुम्हें आ जाएगा बेटा मजा। तुम कहोगे ये किस टीचर के चक्कर में हम पड़ गए, ऐसा टीचर तो हमने, इतनी लंबी लंबी छोड़ने वाला टीचर तो आज तक कोई देखा ही नहीं जो है, ये कहोगे तुम। ये 1 kg है, ये 2 kg है, और तुम्हें A1 और A2 के वैल्यूज निकालनी है कितनी होगी। और सारी सरफेस स्मूथ दे रखी है। सुनो, इसको मिला था T, इसको मिला था 2T, और इस पे 20 था नीचे। और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ये A से इधर जा रहा है तो फिर ये A/2 से इधर जाएगा। बताओ इसमें कोई डाउट है? बताओ बेटा जी भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो इसको ये A कौन दे रहा है, इधर को कौन ले जा रहा है बेटा ये बताओ, इसको इधर को कौन ले जा रहा है? T ले जा रहा है, बस हो गया। क्यों नहीं है, इसको कौन ले जा रहा है? T ले जा रहा है, तो इसका मतलब T इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन किया तो 1 × A। ये पहली इक्वेशन बन गई, कोई डाउट? हाँ, T इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, इसका मतलब 1 × A आ गई। अब ये बताओ मैं इसकी इक्वेशन अगर बनाऊं तो क्या बनेगी बताओ बेटा, ये बताओ इसकी इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगी बताओ जो है। 20 नीचे है, 2T ऊपर है, लेकिन वो नीचे आ रहा है। नहीं है, 20 नीचे है, 2T ऊपर है, लेकिन नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब 20 - 2T इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये हो गया, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। कोई डाउट? बताओ कोई डाउट? ये दूसरी आ गई। अब तुम्हारे पास अननोन कौन कौन से थे? T और A थे, बस हो गया। अननोन्स तुम्हारे पास क्या थे बताओ? T और A अननोन थे, बस हो गया। फाइंड कर लेना, कर लोगे ना, सॉल्व तो कर लोगे। कर लोगे, आई थिंक सॉल्व तो कर लोगे ना, इक्वेशन को तो सॉल्व कर लोगे। अब चलते हैं दूसरा इक्वेशन। अब दूसरी एग्जाम्पल देखो। ये मान लो 1 kg है, ये 2 kg है। अब तुम्हें
A1 और A2 की वैल्यूज निकालनी है, कितनी होंगी। सुनो, अगर ये T है तो ये T है, ये 2T है तो ये 2T है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मान लो 1 kg वाला ऊपर को A से जा रहा है तो फिर 2 kg वाला नीचे को A/3 से जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, बताओ। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना कि अगर वो ऊपर को A से जा रहा है तो ये A/3 से नीचे जाएगा। लेकिन इस पे 10 न्यूटन नीचे लगा हुआ है, ध्यान रखना बेटा जो है, और इस पे 20 न्यूटन नीचे लगा हुआ है। अब ये बताओ 1 kg की इक्वेशन क्या बनाऊं, जरा बताओ मैं। बताओ 1 kg वाले की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, बताओ जो है। 1 kg वाला ऊपर जा रहा है, ध्यान रखना, 1 kg वाला ऊपर जा रहा है तो T-10 इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, ये 1 हो गई इक्वेशन। और जरा बताओ 2 kg वाले की इक्वेशन क्या बनाऊं। 2 kg वाले की इक्वेशन क्या बनाऊंगा बेटा, बताओ जो है। 20 - 3T, क्यों। मीका बताना बेटा, ये बताना। 20 - 3T, नहीं 3T होगा। हाँ, 20 - 3T इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। बताओ समझ में आ गया नहीं आया। 20 - 3T इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, ये हो गया। तो यहां से T और A निकाल लेना बस हो गया। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच पॉइंट है, वो सुनो क्या है। मैंने अपनी तरफ से मान लिया था ना कि ए ऊपर जा रहा है, सॉरी 1 kg ऊपर जा रहा है, 2 kg नीचे आ रहा है। गोपी बता, मैंने अपनी तरफ से ये मान लिया था कि नहीं मान लिया था, 1 ऊपर जा रहा है, 2 kg नीचे आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो ए निगेटिव आ रहा है, मान लो कैलकुलेशन के बाद अगर ए निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बस हो गया। क्यों, अब जो 1 kg होगा इसका मतलब ये नीचे आ रहा होगा, और 2 kg किधर को जा रहा होगा, वो ऊपर जा रहा होगा। तो शुरुआत में तुम उस चीज से कंफ्यूज मत होना, समझ गए ना। शुरुआत में तुम उस चीज से कंफ्यूज मत होना कि सर ने कैसे मान लिया कि 1 kg ऊपर जा रहा है, 2 kg नीचे जा रहा है। कोई बात नहीं, लास्ट में कैलकुलेशन के बाद अगर निगेटिव आ जाता है तो उसको चेंज कर देना, बस हो गया। ठीक। लेकिन अब थर्ड टाइप का एग्जाम्पल करने से पहले मुझे कंपोनेंट्स एक बार दोबारा से लाने पड़ेंगे, तब तुम्हें समझ में आएंगे। सुन लो, थोड़ी से मैं कंपोनेंट्स थोड़े से रिवाइज कर रहा हूँ, तब फिर अगली टाइप करेंगे, लेकिन वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में ही हो पाएगा। एक तो मास वेट का तो तुम जानते ही हो बेटा, फिर भी कर दे रहा हूँ। ये m है मान लो, ये थीटा है, तो इस पे वेट नीचे लगा mg। तो तुम्हें याद है ये एंगल भी थीटा आता है, क्यों। तो इधर को जो कंपोनेंट आता है वो mg cos थीटा आता है, क्यों। और इधर को जो कंपोनेंट आता है वो mg sin थीटा होता है। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इन कंपोनेंट्स पे। इन कंपोनेंट्स पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये बता दो बेटा जो है, नहीं है ना। अब दूसरा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो ये हो गया। मी का बता बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ये वाले कंपोनेंट में। mg के दो कंपोनेंट्स, क्योंकि ये वाला जो एंगल रहा होगा ना 90 - थीटा रहा होगा बेटा, ये ध्यान रखना। अब दूसरे कंपोनेंट देखो,
चलो इसको टू बी कंटिन्यूड में डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी चलो करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। ओके बाय एंड थैंक यू। थैंक यू।